अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब देखो यहाँ से आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो देखो 5-10 मिनट के लिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको बड़े ध्यान से देखना है। उसके बाद ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी रटनी नहीं पड़ेंगी। तो देखो सबसे पहले अगर मैं रैखिक समीकरण युग्म की बात करता हूँ तो देखो इसमें रैखिक के लिए मैंने क्या बोला था, रैखिक का मतलब होता है रेखा। तो रेखाओं के युग्म की हम अभी बात कर रहे हैं। तो युग्म क्या होता है, रेखाओं का पेयर होता है। मतलब जैसे दो रेखाएं होगी तो वो एक पेयर हो गया। तो वैसे ही अगर मैं दो रेखाएं बनाता हूँ, ये मैंने दो रेखाएं बना दी। अब देखो इन दोनों रेखाओं में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। पहला रिलेशन तो ये हो सकता है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों। पैरेलल होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के समांतर हों। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ समांतर, जैसे कि इसके नाम ही से पता लग रहा है समान अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समान अंतर। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि दो रेखाओं के बीच में समान अंतर है। अब देखो समान अंतर कहाँ पे होगा, हर पॉइंट पे। अगर मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को लेता हूँ तो समान अंतर होगा। वैसे ही ये वाला पॉइंट लेता हूँ तो समान अंतर होगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेता हूँ तो इनके बीच में हर पॉइंट पे समान अंतर होगा। अब देखो एरो का मतलब है इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जितने भी आगे मैं बढ़ाऊँगा ये रेखाएँ कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। हमेशा ही इनके बीच में कितना अंतर होगा, समान अंतर होगा। जैसे यहाँ पे अगर 5 का अंतर है तो यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, ये अंतर कभी भी कम नहीं होगा। तो पहली चीज़ इसमें ये होगी कि दो रेखाओं के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है कि वो एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस प्रकार से कट कर सकती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्रतिच्छेदित का मतलब एक दूसरे को काटना। तो दूसरा रिलेशन ये हो सकता है कि ये एक दूसरे को काट रही हैं। और तीसरा रिलेशन ये हो सकता है कि ये दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पे हैं, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। इस प्रकार से एक के ऊपर एक है लाइन। तो ओवरलैप करने का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है संपाती। ठीक है, संपाती का मतलब समान पथ पे जो रेखाएं होती हैं उसको संपाती बोला जाता है। मतलब अगर कोई रोड इस प्रकार से मैंने बना दी तो मतलब ये इसका पथ हो गया। तो अगर मैं इसी रोड पे जाता हूँ, कोई दूसरा बंदा आता है ये भी इसी रोड पे जाता है, तो इसको मैं संपाती कह सकता हूँ। वैसे ही लाइनों के लिए भी होगा कि दोनों लाइनें अगर एक दूसरे के ऊपर हैं या एक ही पथ पर अगर दोनों जा रही हैं, इसका मतलब वो संपाती रेखाएँ होंगी। अब देखो दो रेखाओं के बीच में ये तीनों रिलेशन ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। और तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये संपाती हो सकती हैं। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो गई। अब देखो अगर मैं इनके हल निकालूँ, हल का मतलब होता है सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में हल निकालना सिखाया होगा कि ग्राफ विधि द्वारा कैसे हल निकालते हैं। जैसे दो रेखाएं हैं और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पे उसका सॉल्यूशन होता है, उसका हल होता है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मतलब समांतर रेखाएं हैं, तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटेंगे, कहीं पे भी ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब इसका हल क्या होगा, नो सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हल नहीं, ऐसे में इसको लिख सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो प्रतिच्छेदित रेखाएँ होती हैं उनके कितने हल होंगे। देखो यहाँ पर एक बिंदु पर ये केवल काट रही हैं, तो एक बिंदु पर काट रही हैं मतलब केवल एक ही हल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा एक हल। ठीक है, वैसे ही जो तीसरी रेखा होती है, मतलब जो संपाती रेखाएं होती हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये हर बिंदु पर एक दूसरे को मिल रही हैं। तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर बिंदु पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसका मतलब इसके अनंत हल हो जाएंगे। अनंत का मतलब इनको काउंट हम नहीं कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसके पहले पार्ट की ओर बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे पहला पार्ट हमें दिया है 3x + 2y = 5 और दूसरा इसमें दिया है 2x - 3y = 7। और यही चीज़ अगर मैं जियोजेब्रा में प्लॉट करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा। पहली रेखा है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, तो ये हमने पहली रेखा निकाल दी। वैसे ही इसमें दूसरी रेखा क्या दी है, 2x - 3y = 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3y = 7। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को
प्रतिच्छेदित कर रही हैं। प्रतिच्छेदित करने का मतलब क्या है, इनका एक सॉल्यूशन होगा जो कि यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ प्रतिच्छेदित रेखा, और हल कितना होगा, प्रतिच्छेदित रेखा का केवल एक हल होता है जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक हल, ठीक है। और एक हल कौन सा है, ये वाला, मतलब हल का मतलब एक आंसर इसका आएगा। जैसे कि अगर मैं इन दोनों समीकरण को सॉल्व करूँगा तो हमें x की, क्योंकि ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, तो ये होगी x की वैल्यू और ये होगी y की वैल्यू। तो पहली चीज़ तो ये होगी। वैसे ही अगर मैं इसके दूसरे क्वेश्चन को करता हूँ, देखो एक बार मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा और उसके बाद इसमें आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। तो देखो आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्या दिया है, 2x - 3y = 8, और यहाँ पे दिया है 4x - 6y = 9। तो अगर मैं इसको जियोजेब्रा पे प्लॉट करता हूँ तो पहला है 2x - 3y = 8, और दूसरा क्या है 4x - 6y = 9, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब समांतर रेखाएं हैं, हर पॉइंट पे इनके बीच में समान अंतर होगा। अगर मैं ये रेखा और बड़ी कर देता हूँ, मतलब इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा समांतर रेखा, और समांतर रेखा का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अब देखो कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे भी कट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हल नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। वैसे ही अगर मैं तीसरा इसको निकालता हूँ तो देखो तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 3/2x + 5/3y = 9, और अगला समीकरण हमें दी है 9x - 10y = 14। तो ये चीज़ हमें दी है। तो अगर मैं इसको ढंग से सॉल्व करूं, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट में नहीं चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके आऊँ, तो एलसीएम लेके आऊँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x इंटू, देखो 6 एलसीएम आएगा तो इसको मुझे 3 से गुणा करना होगा, प्लस 5y इंटू इसको मुझे 2 से गुणा करना होगा, बटे में हो जाएगा 6 = 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 9x + 10y = 9 × 6, तो 9 × 6 का ये हो जाएगा 54। तो पहली समीकरण ये हमने निकाल दी, और दूसरी समीकरण क्या है 9x - 10y = 14। तो ये इसकी दूसरी समीकरण है। अब देखो यही चीज़ अगर मैं आपको जियोजेब्रा में प्लॉट करके दिखाऊं तो कितनी हो जाएगी, पहली है 9x + 10y = 54। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो पहली समीकरण होगी। वैसे ही दूसरी समीकरण क्या है 9x - 10y = 14। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। प्रतिच्छेदित करने का मतलब इनका कितना हल होगा, एक हल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रतिच्छेदित रेखा और एक हल। वैसे ही देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा इसमें, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये वाला है 5x - 3y = 11। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और -10x + 6y = -22। तो ये मैंने दो समीकरण बना दिए। अब देखो इनको अगर मैं जियोजेब्रा में प्लॉट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। पहली है 5x - 3y = 11, तो यहाँ पे होगा, और दूसरी है -10x + 6y = -22। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने बना दी। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ही लाइन आ रही है। एक ही लाइन आने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि लाइन F और G दोनों एक ही लाइन पे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या हो जाएगा, ये रेड है और इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, या कोई भी दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला कलर ले लो। तो आप देख रहे होंगे दोनों क्या हैं, एक ही लाइन पे है, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि मैंने हिंदी में आपको बताया था ये संपाती होंगी। तो मैं इसको संपाती कह सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा संपाती रेखा और अनंत हल, ठीक है। अनंत हल क्यों होंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, या हर पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिलहाल इतना ही मुझे इसमें चाहिए था। तीनों चीज़ें चाहिए थी कि एक तो प्रतिच्छेदी रेखा चाहिए थी, एक समांतर रेखा और एक संपाती रेखा। तो ये तीनों चीज़ें मुझे अभी मिल चुकी हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ, नई नई चीज़ें क्या क्या मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर दूँ,
तो देखो पहली चीज़ हमने क्या लिखी है, जो हमारे पास पहली दो इक्वेशन हैं तो इससे क्या आ रहा था, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी। प्रतिच्छेदित करने का मतलब इसका केवल एक ही हल आ रहा था। अब देखो इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जो रैखिक समीकरण होती है उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जो कि आप बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे पेयर बनाने हैं तो दूसरी भी यही हो जाएगी, ax प्लस बी वाई बराबर प्लस सी बराबर 0। तो अब देखो ये दोनों सेम हो रही है, तो इनमें क्या करते हैं, हम नेमिंग कर देते हैं। जैसे इसको मैं a1 दे सकता हूँ, इसको भी a1, इसको b1, इसको c1, वैसे ही इसको a2, इसको b2 और इसको c2। तो ये मैंने अलग अलग कर दिए। अब देखो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ, इसका और इसका, इनका कंपैरिजन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो a1 क्या है, x का गुणांक, वैसे ही यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 3 है, मतलब a1 की वैल्यू 3 के बराबर होगी। वैसे ही a2 यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये निकाल दी। इसी प्रकार से b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 देखो y का गुणांक है, वैसे ही यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और यहाँ पे b2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि -3 है, क्योंकि यहाँ पे होता है प्लस और ये माइनस इसके साथ में जाता है, तो b2 क्या है, -3 है। वैसे ही c क्या है, अब देखो c इधर लेके आओ, c क्या है, अब देखो अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पे होगा -5 बराबर 0, वैसे ही यहाँ पे होगा -7 बराबर 0। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो c1 है वो -5 है और जो c2 है वो -7 है। तो अब देखो इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, अगर मैं इनको भाग करता हूँ। भाग करने का मतलब जैसे कि मुझे क्वेश्चन में दिया था कि मुझे क्या करना था, इनका अनुपात निकालना था। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इनकी तुलना करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुलना करना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो a1/a2 कितना आ जाएगा, 3/2, ये आ गया हमारा a1/a2। वैसे ही b1/b2 कितना आया, ये बराबर आया 2/3। और वैसे ही c1/c2 कितना आया, ये बराबर आया -5/-7, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 5/7, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 5/7 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखो ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं क्या, ये तीनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि तीनों a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जहाँ पे भी इस प्रकार का केस होगा, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने आपको जियोजेब्रा में करके दिखाई कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, बट अगर आपके पास जियोजेब्रा नहीं होगा, केवल पेन और पेपर होगा, तो तब आप कैसे दिखाएंगे कि ये प्रतिच्छेदित रेखा है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या होंगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। वैसे ही अब देखो अगर मैं समांतर की बात करता हूँ, तो समांतर के लिए क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, इसको कॉपी करके, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसका भी मुझे कंपैरिजन करना होगा, मतलब a1/a2 ये निकालना होगा, b1/b2 ये निकालना होगा और c1/c2 निकालना होगा। तो देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a1 क्या है, इसके कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये होगा 2/4। वैसे ही b1/b2 क्या है, इसके कोफिशिएंट, तो यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है -6। वैसे ही c1/c2 क्या है, तो इसको इधर लेके आएंगे, ये होगा -8 बराबर 0, ये भी होगा -9 बराबर 0, तो ये होगा -8 और ये होगा -9। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको काटूंगा 2 से तो ये होगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको 3 से काट दो, ये होगा 1/2, तो यहाँ पे भी मुझे 1/2 मिल रहा है। इससे ये कैंसिल, यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे, ये कैंसिल नहीं होंगे, मतलब 8/9 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बराबर हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखो क्या क्या चीज़ें बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, तो ये तो दोनों आपस में बराबर हैं। बट ये इनके बराबर नहीं है, क्योंकि ये 8/9 आ रहा है, ना इसके बराबर है ना इसके बराबर है, तो यहाँ पे मैं डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा दूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, बट बाकी c1/c2 इनके बराबर नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी ऐसी कंडीशन होगी, इसका मतलब वो दोनों जो समीकरण हैं वो क्या हैं, समांतर रेखा वाले हैं।
अब देखो ये चीज़ मैंने किससे निकाली थी, जियोजेब्रा से निकाली थी। तो जियोजेब्रा से तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बट अगर हमारे पास जियोजेब्रा नहीं होगा तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। समांतर रेखा के लिए मैंने क्या बोला कि A1/A2 बराबर B1/B2 होना चाहिए और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। वैसे ही देखो तीसरी चीज़ क्या है, प्रतिच्छेदित के लिए हमने निकाल दिया, अब मुझे संपाती के लिए निकालना होगा। तो इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखो क्या है, अगर इसको भी अलग से कॉपी कर दो तो देखो यहाँ पे भी क्या क्या चीज़ें हैं। पहले मुझे यहाँ पे भी A1/A2 निकालना होगा, फिर B1/B2 निकालना होगा और फिर C1/C2 निकालना होगा। तो देखो A1/A2 क्या है, यहाँ पे 5/-10 है। वैसे ही B1/B2 क्या है, -3/6 है। और C1/C2 क्या है, इसको इधर लेके आओ तो ये माइनस बराबर 0 और ये माइनस है तो प्लस बराबर हो जाएगा 0। तो ये है -11 और ये है प्लस में 22। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 2 और साथ में माइनस भी है तो ये होगा -1/2। इसी प्रकार से इसको काटो 3 से तो ये होगा 1, ये होगा 2, तो ये भी हो रहा है -1/2 और इसको 11 से काट दो, ये भी हो रहा है -1/2। तो तीनों चीज़ें क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A1/A2 बटे B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर तीनों बराबर होंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, वो संपाती हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने जियोजेब्रा से निकाली थी। अगर आपको पेन और पेपर से निकालना है तो अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो उसके बाद वो संपाती रेखा हो जाएंगे और उसके हल कितने होंगे, अनंत हल। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि इसको मैं जियोजेब्रा में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या क्या चीज़ें हैं। देखो पहली चीज़ क्या है, देखो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी, यानी एक दूसरे को कब काटेंगे, वो जब इनके जो कोफिशिएंट हैं, इनके जो गुणांक हैं A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। या आप यहाँ पे केवल ये देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, या आप यहाँ पे केवल इतना भी देख सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब वो कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और इनका सॉल्यूशन कितना होगा, मतलब कितने आंसर आएंगे इनके, केवल एक ही आंसर आएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि अगर A1/A2 यानी इनके जो गुणांक हैं x और y के जो गुणांक हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बट बराबर नहीं है C1/C2 के, तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे आती है इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या हैं, वो समांतर रेखाएं हैं। और इनके कितने हल होंगे, एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर का मतलब होता है समान अंतर, हर पॉइंट पे समान अंतर होना चाहिए। तो जब तक एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तब तक उनका हल नहीं आएगा। तो कहीं पे भी कट नहीं करेंगे मतलब इसका एक भी हल नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये होगी। और तीसरी चीज़ क्या होगी कि जब तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों गुणांक आपस में बराबर हैं, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो उसके बाद वो रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाएं का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं इस प्रकार से। तो ओवरलैप कर रही हैं तो हर पॉइंट पर ये एक दूसरे से मिलेंगे, और हर पॉइंट पे अगर ये एक दूसरे से मिल रही हैं मतलब हर पॉइंट पे इनका अलग अलग हल होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अनंत हल। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसी के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या होना चाहिए, संगत है या असंगत है। तो देखो संगत कब होगा, जब इसके हल होंगे। हल का मतलब सॉल्यूशन जब होगा तब वो संगत होगा, और असंगत कब होगा, जब हल नहीं होगा, हल नहीं। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक हल है कि अनंत हल है, बस हल होना चाहिए तो वो संगत हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो रेखाओं के बारे में मैंने आपको यहाँ पे ढंग से एक्सप्लेन करा है कि दो रेखाओं का जो पेयर है वो तीन ही प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हो सकता है। पहला अगर वो समांतर हैं, दूसरा अगर वो प्रतिच्छेदी हैं, और तीसरा अगर वो संपाती हैं। तो हल कहाँ कहाँ पे आ रहा है, समांतर में तो एक भी हल नहीं होगा, वैसे ही प्रतिच्छेदी में एक हल होगा और संपाती में अनंत हल होंगे। मतलब हल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक तो जब वो प्रतिच्छेदी होंगी या जब वो समांतर होंगे। तो अगर ये दोनों चीज़ें कहीं पे आती हैं तो इसका मतलब वो संगत है। ठीक है, और अगर समांतर अगर कहीं पे आता है इसका मतलब वो असंगत है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। और इनका तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेक करेंगे कि वो संपाती हैं या प्रतिच्छेदित हैं या समांतर हैं। तो कैसे चेक करना है, इनके जो गुणांक है मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
इनसे चेक करेंगे तो देखो अगर तीनों बराबर आते हैं इसका मतलब वो समपाती रेखा है। अगर तीनों में से C1/C2 मतलब ये बराबर नहीं आती इसका मतलब वो समांतर है। अगर तीनों बराबर नहीं आती इसका मतलब वो प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा के लिए मैंने ये भी बोला था कि इन तीनों को छोड़ के अगर मैं केवल इन दोनों को भी चेक करता हूँ तो तब भी अगर ये दोनों बराबर नहीं आते इसका मतलब वो प्रतिच्छेदित रेखा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये वाला क्वेश्चन में भी हमें वही चीज़ करनी है। तो इसमें इसके 4 पार्ट तो हम सॉल्व कर चुके हैं और ये जो लास्ट पार्ट है इसको आपको खुद ही सॉल्व करना है और कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, मतलब ये संगत आ रहा है कि असंगत आ रहा है। तो ये चीज़ होगी। अब देखो यही चीज़ आपको बुक में भी दी गई होगी, बुक में टेबल बना के ये चीज़ आपको दिखाई गई है। जैसे कि आप ये वाली टेबल देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2 इक्वेशन हमें दी हैं और इनके A1 मतलब इनके जो गुणांक है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो अगर मैं इनको निकालता हूँ तो देखो पहले ही अगर यहाँ पे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब वो प्रतिच्छेदी रेखा ही होंगी। और हल कितना होगा उसका, केवल एक हल होगा, ये इसको अद्वितीय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। वैसे ही समपाती के लिए तीनों बराबर होने चाहिए और हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल, ये भी मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2, बट C1/C2 इनके बराबर नहीं है इसका मतलब वो समांतर रेखा ही होंगी और कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं।